चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो पाचन तंत्र से संबंधित है और आज हम लोग पाचन तंत्र के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को जानेंगे, समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाचन तंत्र योग शास्त्र के लिए और अन्य मूलभूत विषयों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो तंत्र, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, पाचन तंत्र शरीर के लगभग समस्त अंगों को ऊर्जा प्रदान करने हेतु और आपके उपापचय और अन्य क्रियाओं हेतु अति आवश्यक रोल प्ले करता है। पाचन तंत्र वैसे तो एक बड़ी पाइपलाइन का नाम है, परंतु कुछ एसोसिएटिव ऑर्गन्स भी उसमें हैं। कुछ ऐसे एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं जैसे लिवर हो गया, पेनक्रियास हो गया, ये दोनों एसोसिएटरी ऑर्गन्स के तौर पे जाने जाते हैं और ये पाचन तंत्र में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब बात आती है कि पाचन तंत्र में मूल तौर पे कौन से अंग आते हैं। तो मुख गुहा से लेके और आपकी बड़ी आंत तक जो एक पाइपलाइन है, उसी का अध्ययन पाचन तंत्र का अध्ययन कहलाता है। पाचन तंत्र की जब हम बात करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये फूड फूड पाइप जो है ये अलग अलग स्थानों पे किन किन लिक्विड्स के द्वारा, किन किन एंजाइम्स के द्वारा या किन प्रभाव से प्रभावित होती है। साथ में ये जानना बड़ा जरूरी है कि लिवर और पैनक्रियाज जो है उसका इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों है। तो सीधे तौर पर हम लोग चलते हैं पाचन तंत्र पे। हेडिंग डाल लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। और यदि संभव हो तो वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि आसानी रहे हम लोगों को देखने के लिए भी, पढ़ने के लिए। देखिए, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र शरीर के पोषण से जुड़ा हुआ तंत्र है। शरीर के पोषण से जुड़ा हुआ तंत्र है। शरीर के पोषण से जुड़ा हुआ तंत्र है और सुविधा की दृष्टि के अनुसार, सुविधा की दृष्टि के अनुसार इसे मूलतः दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एलिमेंट्री कैनाल अर्थात आहार नाल और एलिमेंट्री कैनाल, ALIMENTARY, एलिमेंट्री कैनाल। और यानी एलिमेंट्री कैनाल का मतलब जो आहार नाल है वो, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां। अब छोटी हेडिंग डाल लीजिए, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। लिखिए, एलिमेंट्री कैनाल मुख से शुरू होकर, मुख से शुरू होकर एनस तक जाती है। एनस तक होती है। एलिमेंट्री कैनाल में यानी मुख गुहा में, एलिमेंट्री यानी आहार नाल में, आहार नाल में तीन, आहार नाल को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी। मुख गुहा अर्थात बकल कैविटी। बकल कैविटी। दूसरा है ग्रास नली अर्थात ओसोफेगस। ग्रास नली अर्थात ओसोफेगस। ओसोफेगस की OESOPHAGUS ओसोफेगस स्पेलिंग होती है। तीसरा है आमाशय। आमाशय। और एक और इसका अंतिम हिस्सा इंटेस्टाइन्स का होता है। इंटेस्टाइन्स। इसे चार हिस्सों में बांट सकते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए, बकल कैविटी यानी मुख गुहा। बकल कैविटी अर्थात मुख गुहा। लिखिए, मुख गुहा। मुख गुहा मुंह के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। मुंह के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। इसमें दांत, जिह्वा, दांत, जिह्वा, दांत, जिह्वा एवं
फेरिंग्स की संरचनाएं होती हैं, फेरिंग्स की संरचनाएं होती हैं, फेरिंग्स की संरचनाएं होती हैं। दांत, दांत मूलतः 32, दांत मूलतः 32 होते हैं। इनमें सबसे इनमें सबसे ताकतवर तत्व इनेमल पाया जाता है, इनेमल्स पाया जाता है, इनेमल पाया जाता है। आगे लिखिए, छोटी हेडिंग डालिए। क्या कहते हैं, फेरिंग्स, फेरिंग्स, फेरिंग्स लिखिए, देखिए फेरिंग्स एक ट्यूब नुमा संरचना होती है, एक ट्यूब नुमा संरचना होती है जो जो मुख गुहा के पिछले हिस्से में, मुख गुहा के पिछले हिस्से में स्थित होती है, स्थित होती है। यह तकरीबन 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है, 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है। देखिए फेरिंग्स में, फेरिंग्स के शुरुआत में, ओपनिंग्स में, फेरिंग्स के ओपनिंग में ऑडिटरी ट्यूब्स यानी बोलने का जो ट्यूब है वो, और लैरिंग्स जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, और लैरिंग्स की शुरुआती संरचनाएं पाई जाती हैं। यह टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स ब्रैकेट में लिखिएगा, 3 मेजर टाइप, 3 प्रकार का टॉन्सिल होता है। और मैं आपको बताऊंगा योग में टॉन्सिल का क्या महत्व है। आप जब भी किसी व्यक्ति को बहुत लगातार साइनस से संबंधित परेशानी हो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से संबंधित, ये जो गले में एक छोटा सा हिस्सा लटक रहा होता है ना, इसका बड़ा योगदान है। तो जब भी हम लोग टॉन्सिल की बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि टॉन्सिल बढ़ जाता है, गले में बहुत पेन हो रहा होता है ना। तो इन सब के लिए तो मूलतः टॉन्सिल्स को 3 हिस्सों में बांटते हैं। छोटे से ब्रैकेट बंद करके लिखिएगा। देखिए पैलेटाइन टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल यानी कि जो तालू वाली, तालू से संबंधित है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स। दूसरा है लिंगुअल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल और ट्यूबल टॉन्सिल, 3 प्रकार होता है। पीएलटी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पैलेटाइन टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल एंड ट्यूबल टॉन्सिल्स। ठीक है, अब आगे लिखिए, इसोफेगस, छोटी हेडिंग, इसोफेगस लिखिए। इसोफेगस या ओसोफेगस मुख से भोजन लेकर, मुख से भोजन लेकर आमाशय तक यानी स्टमक तक लुगदी बना के भेज देता है। इसका कार्य क्या है, लुगदी बना के भेजना, लुगदी बना के भेज देता है। मूलतः यह एक लंबी नली है, इसोफेगस एक लंबी नली है, इसोफेगस एक लंबी नली है जो 5 लेयर से बनी होती है, 5 लेयर से मिलके बनी हुई होती है। मूलतः 5 लेयर से मिलके बनी होती है। यह सारी लेयर्स, ये सारी लेयर्स कुछ अति विशिष्ट रसों को निकालती हैं, अति विशिष्ट रसों को, रस यानी कि जो कुछ जूसेस होता है, डाइजेस्टिव जूसेस होता है, उसे प्रवाहित करती हैं। साथ में, साथ में इसोफेगस को नम रखती है,
इसोफेगस को नम रखती हैं। इसोफेगस की उपस्थिति कहां से कहां तक होती है वो बता रहा हूं। इसोफेगस की उपस्थिति C6 सर्वाइकल 6 के अगले हिस्से से शुरू होके थोरैसिक 11 तक होती है। C6 का मतलब है सर्वाइकल है जो आपकी वो, और थोरैसिक आपको मैंने बताया था पीछे जो वर्टिब्रीज होती हैं उनकी बात की जा रही है। C6 यानी कि आपकी सर्वाइकल की छठी हड्डी से लेके थोरैसिक 11वीं हड्डी तक होती है। कुछ लोगों में जो बहुत लंबे होते हैं उनकी स्थिति अलग हो सकती है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। लिखिए, ये तकरीबन 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। आगे लिखिए, जो भोज्य पदार्थ इसोफेगस के अंदर, भोज्य पदार्थ इसोफेगस के अंदर भोज्य पदार्थ लुगदी के रूप में, लुगदी जैसे भोजन जो है ना लुगदी बन जाता है, बिल्कुल उसे बहुत पतला कर लिया जाता है, लुगदी के रूप में नीचे जाता है, जिसे काइम कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, काइम, CHYME, काइम। इसीलिए बोलते हैं कि भोजन को हमेशा चबा चबा के खाना तो है, भोजन को हमेशा पीजिए और पानी को खाइए, यानी भोजन को इतना पतला कर दीजिए कि वो बिल्कुल पीने जैसा हो जाए, काइम। जब आप भोजन पतला करके भेजते हैं तो इसोफेगस बहुत इजीली उसको आपके स्टमक तक पहुंचा देती है। कई बार जब हम लोग बहुत ज्यादा बिस्किट वगैरह खाते हैं, बहुत नमकीन वगैरह खाते हैं, तो वो इसोफेगस में ही चिपक जाता है। अब जब वो चिपका हुआ जो इसोफेगस में, इसोफेगस के अंदर जो चिपकेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो पाइपलाइन कुछ चीजें, कुछ जूसेस रिलीज कर रही है, और वो जूसेस जो है वो आपके किसी कार्य में, मतलब वो भोजन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। अब जब भोजन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप जो है आपका भोजन जल्दी पचेगा नहीं। हमेशा याद रखिए, मुंह में भी लार जो है, सलाइवा, वो भी भोजन पचाने के काम आता है। उसके बाद इसोफेगस वाला भी पाचन को आसान करता है। हर जगह का जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो हमारे कार्य आता है। इसलिए कोई भी चीज ऐसी जो चिपकने वाली है, जैसे मैदा बहुत चिपकता है। अब जो लोग मोमोज खाने के बहुत आदी हैं, जो लोग बहुत चाउमीन खाते हैं, यूरोपियन लोग या अमेरिकी लोग या अन्य देशों के लोगों को मैंने देखा है, वो बिल्कुल मसाला, इतना सा भी मसाला जो है, जो हम लोगों के लिए बिल्कुल मसाला रहित भोजन है, उसे स्वीकार ही नहीं कर पाते, वो खा ही नहीं पाते। ये एक अच्छी आदत मानी जा सकती है। मसाला देखिए हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, मसाला ऐसा नहीं कि बहुत बेकार होता है, लेकिन मसाला जिसकी प्रवृत्ति नहीं है, उस चीज में यदि आप मसाला डाल के खाएंगे तो वो बेकार है। जैसे पनीर जो है, दूध, दूध को कभी भी दूध की चीजें उबाल के तेल में तल के नहीं खानी चाहिए। तो पनीर है, पनीर की सब्जी बहुत कॉमन है, लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन ये अगेंस्ट फूड है, ये यानी कि ये एक दूसरे के विरोधाभासी भोज्य पदार्थों में आते हैं। और ऐसे विरोधाभासी पदार्थों का मैं नाम आपको लिखवाऊंगा कि कौन कौन सा पदार्थ जो है वो विरोधाभासी होता है, किसके साथ में क्या नहीं नहीं खाना चाहिए, इसकी एक बाकायदा मैं आपको लिस्ट बनवा दूंगा ताकि आपको ये पता रहे। जैसे पान की पत्तियां खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए, किसके खाने के बाद चाय नहीं पीना चाहिए, ये सब लिस्ट अभी पाचन तंत्र में हम लोग लिखवा देंगे। आगे लिखिए, स्टमक, आमाशय, अरे छोड़ी डालिए, स्टमक, आमाशय, लिखिए आमाशय, आमाशय एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में, उदर गुहा में, एब्डोमिनल कैविटी में बाईं ओर स्थित होता है, यानी लेफ्ट साइड में होता है, बाईं ओर स्थित होता है। ये बाइलॉब्ड होता है, बाइलॉब्ड। बाइलॉब्ड का क्या मतलब हुआ? बाइलॉब्ड का मतलब होता है द्विपालिका, यानी कि दो लेयर ही, दो लेयर होता है इसमें, बाइलॉब्ड सैक होती है इसकी, बाइलॉब्ड जैसा होता है। लगभग इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तक होती है, 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसके अगले भाग को, स्टमक के अगले भाग को कार्डियक कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है, और पिछले भाग को पाइलोरिक कहा जाता है, पाइलोरिक कहा जाता है। इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य फंडस की संरचना होती है, फंडस की संरचना होती है, फंडस की संरचना होती है। आमाशय के अंदर, आमाशय के अंदर इपिथीलियम, इपिथीलियम टिश्यू की लेयर होती है,
इपिथीलियम टिश्यू की लेयर होती है। देखिए आमाशय की कोशिकाएं यानी स्टमक की कोशिकाएं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूसेस का निर्माण करती हैं। गैस्ट्रिक जूसेस का निर्माण करती है। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है, धीरे धीरे चलेंगे लेकिन इसको समझना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। गैस्ट्रिक जूसेस का निर्माण करती हैं। मुख्य रूप से यह कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं जो कोशिकाएं गैस्ट्रिक जूसेस का निर्माण कर रही हैं आपके पेट के अंदर। देखिए पाचन के खराब होने के पीछे कारण क्या है? कोई भी व्यक्ति बार बार डकारे ले रहा है, कोई व्यक्ति आपने ये सुना होगा कि थोड़ी सी भी हवा पीता है तो भी उसका वजन बढ़ जाता है, कोई ऐसा है कि कितना भी खा ले खाते खाते परेशान हो जाए फिर भी उसका वजन नहीं बढ़ता है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक 100 ग्राम भी खाए तो उनका वजन 2 किलो बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। उन सब में अगेन कोशिकाएं बहुत जिम्मेदार हैं और ये स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें स्टमक के ऊपर थोड़ा फोकस करके चलना है। इस बात को बहुत कहीं प्रश्न ना समझ में आए तो आप मुझे बताइएगा। देखिए छोटी सी लाइन लिखिए। ये कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहला है म्यूकस सेल यानी श्लेष्मा युक्त कोशिकाएं। म्यूकस की स्पेलिंग होती है MUCOUS, म्यूकस सेल्स। दूसरा है ऑक्सिनेटिक सेल्स। OXYNITIC, ऑक्सिनेटिक सेल्स। और तीसरा है चीफ सेल या इसे जाइमोजिन सेल्स भी बोलते हैं। जाइमोजिन सेल्स, जाइमोजिन ZYMOGEN, जाइमोजिन सेल्स। ये तीनों कोशिकाएं कुछ जूसेस को स्रावित करती हैं जिसे सम्मिलित रूप में यानी एक बना के हम लोग क्या बोलते हैं? जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूसेस। देखिए इसमें जठर रस में, गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और डीएक्टिवेटेड पेप्सिनोजेन नामक एंजाइम होता है। डीएक्टिवेटेड निष्क्रिय पेप्सिनोजेन नामक एंजाइम होता है। इनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंपॉर्टेंट है, अति विशिष्ट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंपॉर्टेंट है जो ऑक्सिनेटिक सेल्स से निकलता है। ऑक्सिनेटिक सेल्स से निकलता है। अब आगे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl लिखेंगे, ठीक है, छोटा बना के लिखिए। ये HCl डीएक्टिवेटेड पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट कर देता है। यही पेप्सिनोजेन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये, आप इसको 1 2 3 4 करके लिख के चलेंगे तो ज्यादा आप भूलेंगे नहीं कभी। देखिए यही पेप्सिनोजेन प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन में चेंज करता है। और ये इतना महत्वपूर्ण है, बहुत सारे लोग को आप देखते होंगे कि जैसे यूरिन इन्फेक्शन या यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कई लोग प्रोटीन उनके शरीर से बाहर निकलता है, टिकता नहीं है। ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है, आपको पता है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे आपके जीवन में जब आप लोग योग कराएंगे तो जो लोग मूलतः प्रभावी होते हैं कि उनके शरीर में वजन टिकता ही नहीं है, चाहे वो कुछ भी खा ले वो होल्ड नहीं कर पाते, यूरिन से प्रोटीन बह जाता है।
ठीक है, उन सारी चीजों के लिए ऑक्सिनेटिक सेल्स इंपॉर्टेंट है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर पावर नहीं होगी अच्छी, तो वो क्या करेगा, वो पेप्टोन में चेंज कराने वाले पेप्सिनोजेन को अच्छे तरीके से इंपैक्ट में नहीं लेके आ पाएगा। लिहाजा क्या प्रोटीन निकल रहा है, तो प्रोटीन को आप रोक नहीं सकते। प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कौन करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और पेप्टोन में बदलता है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन को बदलने के पीछे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कारण है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे प्रभाव डालने का कोशिकाओं का काम है, ऑक्सीनेटिक जो सेल्स होती हैं। अब उन्हें, कोशिकाओं को यदि आपको ठीक करना है, तो आप उसका इलाज बाखूबी जानते हैं। कोशिकाओं को ठीक करने के लिए आपको हवा ठीक करनी है, आपको अपना ब्लड ठीक करना है, अपनी डाइट ठीक करनी है, लिवर पे काम करना है। अभी जब आप पूरा ये जान जाएंगे, तो आप लगभग यही देखिए, किसी भी योग अध्यापन का, किसी भी, मेरे भी गुरु ये बताया करते थे कि जब भी आप योग की कक्षा लेंगे, तो योग की कक्षा में जो सबसे अमूलचूल परिवर्तन करने वाला एनाटॉमी का पार्ट होगा, दैट इज स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इतना पावरफुल सिस्टम है कि यदि आप इसे ठीक कर लेते हैं, तो बाकी चीजें तो सेकेंडरी पे ठीक हो ही जाएंगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे लिखिए, इसमें लिखिए, ये पेप्टोन में चेंज कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जीवाणुनाशक भी होता है। जीवाणुनाशक, जीवाणुनाशक भी होता है। जीवाणुनाशक यानी कि जो भी हम लोग, हमारे शरीर में जो भोज्य पदार्थों के साथ अननेसेसरी एलिमेंट्स जाते हैं, उनको खत्म करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। आगे लिखिए, म्यूकस। म्यूकस यानी कि जो आपका काइम है, छोटा सा जो हल्का पाचक पदार्थ है। लिखिए, म्यूकस आमाशय के यानी स्टमक के पाइलोरविक छिद्र के द्वारा, पाइलोरिक छिद्र के द्वारा उस तक पहुंचता है, और और भोजन को नीचे ढकेलने में, भोजन को नीचे ढकेलने में अति विशिष्ट योगदान देता है। अति विशिष्ट योगदान देता है। ठीक है, आपके पेट के अंदर यही कुछ चीजें महत्वपूर्ण है। इसके इतर अगर आप थोड़ा एडवांस एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो उसमें ये बताया जाता है कि उस वॉल को क्या कहते हैं, जैसे सीरोसा हो गया, मस्कुलर वॉल्स हो गई, कैसे उन वॉल्स को बढ़ाते हैं, कैसे उन वॉल्स को घटाते हैं, उनका क्या संबंध है एक दूसरे के। मतलब वो, अगर आप डीप इंटरनल एनाटॉमी में जाते हैं, तो योगा एनाटॉमी में आपको सिर्फ इतना जानना है कि पेट के अंदर कौन कौन से तत्व एलिमेंट है, जो स्टमक के अंदर मूलतः। अब इसमें इसको कैसे ठीक करते हैं, वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। कि आप अग्निसार की जो क्रिया होती है, जब आप अग्निसार की क्रिया कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि अग्निसार बहुत इजीली काम करना शुरू कर देता है। अग्निसार स्टमक की तीनों कोशिकाओं को, जो तीनों सेल्स हैं, इन तीनों सेल्स को बहुत तेजी से एक्टिवेट करता है, और फिर वो प्रॉपर तरीके से अपने श्रावण को ठीक करते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, वो क्लासी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है। उसकी सांद्रता जो है, वो उसका गाढ़ापन है, वो उसे प्रॉपर तरीके से मिलना शुरू हो जाता है। अगेन मैं आपको बल दे रहा हूं कि आपको उन कोशिकाओं पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब हेडिंग डालिए, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन अति विशिष्ट, अति विशिष्ट स्थान रखती है, स्थान रखती है, जो तीन हिस्सों से मिलकर बनी है, जो तीन महत्वपूर्ण हिस्सों से मिलकर बनी है। ड्यूडेनम पहला हिस्सा है, जिसको ग्रहणी भी बोला जाता है, ड्यूडेनम, DUODENUM, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। आगे लिखिएगा, छोटा सा ड्यूडेनम के विषय में कुछ बातें, कि ये लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ये लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। आगे का भाग इलियम कहलाता है, इलियम कहलाता है, इलियम कहलाता है, ILEUM, इलियम कहलाता है। इलियम के आंतरिक भाग पर, इलियम के आंतरिक भाग पर यानी इंटरनल हिस्से में इंटेस्टाइनल विलाईज होती हैं।
इंटेस्टाइनल विलाईज होती हैं, माइक्रोविलाई जिसे बोला जाता है। ये विलाईज भोज्य पदार्थों के अवशोषण में, भोज्य पदार्थों के जो भी आप खाए हैं उसको एक्सेप्ट करने में, अवशोषण में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। किसी भी खाद्य पदार्थ का, किसी भी खाद्य पदार्थ का 80% हिस्सा यहीं एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके ऊपरी हिस्से में जो माइक्रोबिलाइज है और ड्यूडेनम का जो हिस्सा है वहां पे, इसके ऊपरी हिस्से में पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट यानी पैनक्रियास से आया हुआ जो जूस है वो पैनक्रियाटिक डक्ट, और बाइल डक्ट जो लिवर को रिप्रेजेंट करता है, गॉल ब्लैडर से होता हुआ आता है, बाइल डक्ट आके मिलती है। आगे का हिस्सा देखिए, आगे का हिस्सा सीकम कहलाता है, सीकम कहलाता है, सीकम कहलाता है। अंत में देखिए, अंत में त्याज्य पदार्थ, त्याज्य पदार्थ छोटी आंत के द्वारा, छोटी आंत के द्वारा बड़ी आंत में पहुंचा दिया जाता है, बड़ी आंत में पहुंचा दिया जाता है, जो पुनः अवशोषित किए हुए पदार्थों को, पुनः अवशोषित किए हुए पदार्थों को अंदर भेज देता है, अंदर भेज देता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उन पदार्थों को नहीं समझ पाती है कि कौन सा पदार्थ हमारे लिए जरूरी है, और इसमें अधिकतर B12 जो होता है विटामिन, उसे उसे स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो रिलीज कर देती है। लेकिन जैसे ही वो बड़ी आंत में पहुंचता है तो बड़ी आंत से भी कुछ चीजें जो है वो वापस रिटर्न भेज दी जाती हैं, जिसे वापस से हमें देखने के लिए कि आप फिर से एक बार इसको देखिए, एनालाइज कीजिए कि ये कैसे कार्य कर रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने इसको गलती से भेज दिया हो और फिर उसे वापस रिटर्न भेज दिया जाता है हमारे इसके पास में। ठीक है, तो अब मैं आपको मैं एक PPT दिखाता हूँ, एक वो वीडियो दिखाता हूँ, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, फिर आप समझेंगे कि मैं किस किस विषय की बात कर रहा हूँ। क्योंकि इसके लिए आपको एक सेकंड दीजिए मुझे। आप देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यस, देखिए, दिख पा रहा है आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम? ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपको इसको देखना है, ये है हमारा, पीछे से हम लोग देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, फिर स्टमक, लिवर होते हुए हम लोग इसोफेगस तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा इसोफेगस पाइप। अब हमारे मुख की बात आती है। जैसे ही हम लोग कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में जो लार की जो ग्रंथियां हैं वो एक्टिवेट हो जाती है। जाहिर सी बात है कि लार आना शुरू हो जाता है।
ठीक है। और इसमें 3 ग्रंथियां हैं, इसको मैं आपको दूसरे हिस्से में लिखवाऊंगा कि इसमें ग्रंथियों का क्या नाम है, कौन कौन सी ग्रंथियां महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग काजू खाए, काजू को जैसे ही तोड़ते हैं तो हमारा जो मुख के अंदर जो लार है वो इसे ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। अब सबसे पहले क्या एमाइलेज एक होता है, वो मैं आगे आपको लिखवाऊंगा। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, इन सबको जो है बहुत सिंपल फॉर्मूले में ब्रेक करता है। जैसे ये हार्ड कार्बोहाइड्रेट है तो इसे छोटे छोटे 2-3 हिस्सों में तोड़ने का कार्य एमाइलेज के एंजाइम्स करना शुरू कर देते हैं। भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है, फिर बात पहुंचती है धीरे धीरे इसोफेगस की तरफ। ये है आपकी वो पाइपलाइन, पाइपलाइन में ये जाना शुरू होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि 5 महत्वपूर्ण हिस्सों से मिलकर बनी हुई होती है ना। अब इन सारे हिस्सों को अगर आप देखेंगे तो ये बाहर के हिस्से से अगर हम लोग देखना शुरू करते हैं तो ये ट्यूनिसिया हो गया, उसके बाद फिर स्टार्टम हो गया लॉन्गिट्यूडनल जो लंबी होती है, फिर सर्कुलर जैसा बना होता है, फिर सब म्यूकोसा लेयर आती है, फिर उसके बाद मस्कुलर लेयर आती है, उसके बाद फिर प्रॉपर आता है, प्रॉपर के बाद में एपिथेलियम जो आपकी जो टिश्यू का कल्चर होता है। तो ये मूलतः 4-5 प्रकार होता है। इनके बाद से भोजन इसमें अंदर जाता है, ये भोजन जा रहा है अंदर, इसे काइम बोला जाता है। कुछ ये जो मूवमेंट है इसे पैरास्टालासिस प्रक्रिया भी बोलते हैं, और ये अति विशिष्ट है। जब आपको मैं योग के आसन बताऊंगा तो ये समझाऊंगा कि कैसे इस प्रक्रिया को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ये गति बहुत महत्वपूर्ण है, और इस गति के बाद भोजन धीरे धीरे हमारा पेट में जाता है। ये हमारा पेट है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब फंडस देख रहे हैं आप, ये पिंक वाला जो भाग है ये फंडस का है। फिर कार्डिया ऊपरी हिस्सा है, पूरी ये बॉडी है ग्रीन वाली, और ये नीचे का हिस्सा जो डिडनम के स्टार्टिंग पॉइंट में जिसमें एंट्रम गेट कीपर इत्यादि आता है। तो ये महत्वपूर्ण है। अब अंदर देखते हैं, ये इसकी मस्कुलर वॉल है जिसे आपको जानने की बहुत आवश्यकता है नहीं। ये पेट के अंदर का हिस्सा है, जहां से जो मैं आपकी कोशिकाओं को बता रहा था कि जो तीनों कोशिकाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से अपने जूसेस को रिलीज करती हैं। ये जूसेस जब रिलीज होता है तो ये आता है ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, ये आया पेट में। अब ये पूरा जो है ये लगभग इतना भरा हुआ रहता है। अब आप ये समझ लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पूरी तरीके से इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अन्य पेप्टोन वगैरह को, पेप्टोन बनाने वाले पेप्सिनोजेन इत्यादि का पूरा प्रक्रम इसमें आपको मिलेगा। जो भी भोजन आप खाएंगे वो अंदर, अब पेट के अंदर चलते हैं तो ये यहाँ से, इसको स्फिंक्टर बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोला जाता है, यहाँ से अंदर प्रवेश कर जाता है, और फिर ये धीरे से वॉल जो है वो ओपन होगी और सारा का सारा भोज्य पदार्थ इसके अंदर प्रवेश कर जाता है कुछ इस प्रकार से। और ये फिर धीरे 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 अंदर जाके ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि सारी चीजें देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन और कुछ चीजें अन्य जो आपके लिए बहुत जानना जरूरी नहीं, लेकिन पेप्सिनोजेन इंपॉर्टेंट है। ये पहले बैक्टीरिया को मारने का कार्य करेगा, ये बैक्टीरिया है, धीरे धीरे टूटेगा, आगे ब्रेकडाउन हुआ, खत्म। फिर पेप्सिनोजेन का कार्य प्रोटीन पे, और ये अन्य खाद्य पदार्थों को छोटे हिस्सों में तोड़ देना, जो भी आप खाद्य पदार्थ लेते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हम लोग बाद में लिखेंगे कि कौन सा पदार्थ कैसे टूटता है। अब बात आती है ये आपकी गति की। ये गति जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बोलते हैं आपके पेट में क्रमानुकुंचन गति, जिसको पैरास्टालसिस मूवमेंट अगेन बोला जाता है। इसी गति से भोजन आपका टूटता है, जितना सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म होने के बाद फिर धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा। अब ये पहुंचेगा ड्यूडेनम की तरफ, पाइलोरिक इंस्पेक्टर अगेन ओपन हुआ, और फिर ये पहुंचा कहाँ पे, आपके पेट की तरफ ही आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब बात आती है आपके, आप अगर देखते हैं इस हिस्से को जिसको बोलते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर, जो पैनक्रियास का हिस्सा है, यहाँ से कुछ चीजें निकल के आई जो जूसेस है, जिसको हम लोग पैनक्रियाटिक जूस के नाम से जानते हैं। ये अगेन आपके ड्यूडेनम में जाके मिलता है और भोजन को आसान बनाने में अति विशिष्ट योगदान देता है। फिर बात आती है जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो लिवर की तरफ की, ये भी कुछ जूसेस को भेजता है। इन सबको भी हम लोग लिखेंगे व्यापक मात्रा में। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर का भी जानना बड़ा जरूरी है। सब आगे मैं अभी आपको सिर्फ जनरल दिखा रहा हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करना है। बात आती है फिर इंटेस्टाइन की, जहां तक आपको मैंने पढ़ा दिया है। इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो 3 हिस्सों का, जैसा मैंने आपको बताया, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम, सीकम, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इलियम तक हम लोग पढ़ चुके हैं, यहां तक हमने लिख लिया है। ठीक है। अब ये इस स्मॉल इंटेस्टाइन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके अंदर ये छोटे छोटे जो तत्व दिख रहे हैं ना आपको, यही माइक्रोविलाई है। और यही माइक्रोविलाई जो है वो आपके भोज्य पदार्थों का अवशोषण करता है, यानी जो भी आप खाते हैं उनको स्वीकार करना शुरू कर देता है। अब ये माइक्रोविलाइज कार्य कैसे करता है, ये आप देखिए। कुछ माइक्रोविलाइज कुछ इस तरीके की होती है, जैसे ही आप कोई भी पदार्थ लेते हैं तो इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो स्वीकार करती है, ये लगातार इसमें ब्लड सेल्स चल रही हैं। अब आप कुछ भी खाएं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो भी खा रहे हैं आप, वो ब्लड वेसल्स में जाके मिल जाता है। ब्लड वेसल्स जो है नीचे ही नीचे ब्लड के साथ में वो सारा तत्व लिवर के पास पहुंच जाएगा, और फिर लिवर ये तय करेगा कि इसको भेजना कहाँ पे है। ट्रांसफेरिन हो गया और अन्य चीजें धीरे 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 पहुंच जाती हैं।
ठीक है, और फिर ये लीवर स्वीकार करता है कि उसे किस चीज को कहाँ भेजना है। माइक्रोविलाई जो है वो लाखों की संख्या में होती है, करोड़ों की संख्या में होती है, और कुछ वो इस तरीके की दिख रही होती है। ठीक है, आगे का हिस्सा हम लोग अगले खंड में जब जानेंगे तो समझेंगे। इतना मैंने जो आपको पढ़ाया वो मैंने दिखाने की कोशिश की। अब ये बताइए कि इसमें कुछ ऐसा है जो आपकी समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि बहुत सिंपल है ये। अगर आप एज ऑफ नाउ अगर आप इसे देखते हैं कि किस तरीके से चल रहा है, भोजन गया मुंह में, इसोफेगस आई मेन स्ट्रीम में, स्टमक के अंदर कुछ जूस आया और वो गया इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से माइक्रोविलाइज ने स्वीकार किया और पहुंचा दिया लिवर के पास। ये इसका इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इसके बाद जो है ना वो असली खेल शुरू होगा। लिवर जब इन्वॉल्व होगा, लिवर अकेले 2 दिन का पूरा सब्जेक्ट है अगर आप उसको बहुत डीप में देखते हैं तो लिवर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू करता है। किसको डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है वो सारी चीजें तय करना कराना, वो सब इसका महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, अभी जितनी बातें समझ में आई, आपकी समझ में आई? जितनी बातें मैंने आपको बताया उसमें कोई ऐसा है जो प्रश्न है आपको? कुछ कुछ ऐसा सोनल जी समझ में आया मैंने क्या बताया आपको, है ना? इंटेस्टाइन्स जो देखिए, हमेशा मैं आपको बता रहा हूं, योग आसन का प्रभाव बाद में, पहले ये देखिए कि वो काम कैसे कर रहा है आपके अंदर में, वो शरीर में हेल्प कैसे। ठीक है, चलिए बस अब अभी क्या है ना, जो कि मेरा जूम कुछ इशू कर रहा है पिछले 2 दिनों से, मैं देख रहा हूँ लगातार कि ये कुछ इशू आ रहा है इसमें। लेकिन बहरहाल हम लोग आगे भी, आज मैं जूम को पहले सेट कर ले रहा हूँ, मेरी एक अपॉइंटमेंट है अभी हमारे टेक्नीशियंस के साथ में, तो मैं बात करता हूँ, फिर मैं आपको अगर लिंक भेजूंगा, अगर 5 मिनट में मेरे को लिंक वापस, क्योंकि ये समय दिखा रहा है 2 मिनट 3 मिनट और बचा हुआ है इसमें जूम में, ये खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर अगर वापस चाहते हैं तो मैं फिर से क्लास ज्वाइन करा लूंगा आपको 10-15 मिनट में। यदि नहीं होता है तो कल से हम लोग अपने वापस नए जूम का सब्सक्रिप्शन लेके उस पर चालू कर लेंगे। ठीक है, आज आप लोग नोट्स बनाइए थोड़ा इसके विषय में, जो मैंने आपको बताया है इसके विषय में नोट्स बनाइए। हमें हमारा टारगेट था कि हम लोग 30 तारीख को खत्म करेंगे, लेकिन 5-6 दिन बढ़ जाएगा तो बढ़ा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2-4 दिन अगर हम लोग आगे भी चले जाते हैं, 2-3 तक, 4 तक, 5 तक चले जाते हैं, तो हमें 1 घंटा 2 घंटा देने में कोई वो नहीं होना चाहिए, ऐतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आभार। और कोई भी बात हुआ करे, कोई भी प्रश्न हुआ करे, ऐसा हो कि जब आपको कंफ्यूजन हो किसी भी चीज को लेके, नोट्स चाहिए कुछ भी, तो आप मेरे को एक बार मैसेज कर दिया करो कि क्या है। मैं कुछ किताबें आपको आज भेज दूंगा वैसे, ठीक है? आप में से 2-3 लोग का मैसेज आया था किताबों का, मैं कुछ किताबें भेजता हूँ आपको, आप देखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।